डियर स्टूडेंट, आज बुधवार 6 मई 2020 को हम इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पोएट्रीज वगैरह जब हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस की, तो फिगर्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना सही मीनिंग और पोएम में कवि द्वारा कही जा रही बात के भाव को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज में ही डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है आपके फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच 7 हैं, जिसमें नंबर 1 सिमली। इसको हम साधारण तरीके से हिंदी में कह सकते हैं उपमा अलंकार। तो हम इसके सामने लिखते जा रहे हैं उपमा अलंकार। अलंकार सबके साथ में कॉमन रहेगा, एक जगह पर ही लिखेंगे हम इसे। इसके बाद में आप आगे के जो भी अलंकार है उसमें अलंकार वर्ग को ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहला सिमली है, ये उपमा अलंकार होता है। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। और ये अलंकार क्या होते हैं, एक बार इन सब के नाम बताने के बाद में हम आपको इनके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। और पर्सोनिफिकेशन के बाद आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को संबोधन अलंकार कहते हैं। अलंकार को हम बार बार नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका समय खराब होगा, तो समझते जाइएगा। संबोधन अलंकार। संबोधन अलंकार के बाद में आपका आता है ऑक्साइमोरन। इसको विरोध दर्शक या विरोधाभास भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं विरोध दर्शक या विरोधाभास। और उसके बाद में आता है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और उसके बाद में ओनोमेटोपोइया आता है, जिसको ध्वनि अलंकार कहा जाता है या ध्वनि सूचक अलंकार भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इन सभी 7 अलंकारों के आपको हिंदी में नाम पता चल गए। फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है कथन का सौंदर्य। हम लोग जानते हैं कि एक ही बात को 2 अलग अलग लोग कहते हैं तो उनकी बात का प्रभाव अलग अलग होता है, जबकि बात सेम होती है, एक जैसी होती है। उसका कारण होता है उनके शब्दों का सुंदर ढंग से चित्रण कर पाना। इसी को फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हम सबसे पहले सिमली की बात करेंगे। सिमली में 2 विभिन्न जातियों की, 2 विभिन्न अलग अलग समूहों के सदस्यों की, उनमें पाई जाने वाली वस्तुओं की तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है। और उस कंपैरिजन को लाइक, एज और सो जैसे वर्ड्स के साथ में रखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि इनमें क्या होता है, लाइक, सो, एज, कभी कभी सो डॉट डॉट एज भी आता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने एक फ्लावर लिया, रोज, और एक किसी के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए हमने उसका कंपैरिजन गुलाब से कर दिया, तो वो आपका सिमली अलंकार कहलाएगा, या फिगर्स ऑफ स्पीच में उसको सिमली कहा जाएगा। उपमा अलंकार हुआ, जैसे मुमताज
मुमताज वाज लाइक ए रोज। मीन्स मुमताज के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ऑथर कहता है कि मुमताज गुलाब की तरह थी। तो यहाँ पर रोज एक अलग ग्रुप की चीज़ है, फ्लावर है, और मुमताज एक फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है। तो इन दो का जब कंपैरिजन लाइक से हुआ तो ये हो गया आपका सिमली। इसके बाद में आपका है मेटाफर। मेटाफर सिमली का एग्जेजरेशन होता है। मीन्स हम एक जाति की चीज़ को बिल्कुल दूसरे रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो होता यह है कि ये जो लाइक, सो और एज जैसे वर्ड हैं ये प्रयोग नहीं होते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मेटाफर में लिखा जाए तो ये हो जाएगा मुमताज वाज अ रोज। मुमताज वाज अ रोज मीन्स मुमताज गुलाब की तरह सुंदर नहीं है बल्कि गुलाब ही है। तो इस कंडीशन को हम मेटाफर कहते हैं। अभी हम इनकी डेफिनीशन को नहीं स्टडी कर रहे हैं। डेफिनीशन के लिए हम प्रिंटेड मैटर डाल देंगे। यहाँ पर आपको समझाना है, ठीक है? तो समझते जाइएगा। सिमली में तुलना होती है और लाइक जैसे एज जैसे कंपैरिजन वाले वर्ड्स यूज होते हैं, जबकि रूपक अलंकार में एक चीज़ को बिल्कुल दूसरे के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका रूपक अलंकार। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इसमें क्या होता है, एब्सेंट थिंग्स को, डेड थिंग्स को या तमाम तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम ऐसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनमें जीवन है, वो बोलते हैं, वो समझते हैं, उनमें सेंस है। तो ऐसी स्थिति में उसको मानवीकरण कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इसके लिए बहुत एक एग्जाम्पल है, सबका सुना हुआ है, एक फिल्म का गीत है जिसमें एक बहन चंद्रमा के लिए संबोधित करते हुए कहती है कि चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। तो यहाँ पर क्या है कि उस लड़की ने अपने भाई को मैसेज करने के लिए चंद्रमा को ऐसे मान लिया कि जैसे कि वो कोई जीवित वस्तु है, जीवित है, उसमें ज्ञान है, वो मेरी बात को सुनेगा और सुनने के बाद में मेरे भाई को जा करके वो बताएगा, मेरी इतनी हेल्प करेगा। तो ये अवस्था किसी एब्सेंट थिंग को या किसी डेड थिंग को या किसी नॉन लिविंग थिंग को में जीवन की कल्पना कर लेना जो होता है वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे कि हम तमाम ग्रंथों और शास्त्रों में मानवीकरण का उदाहरण देखते हैं, जहाँ पर हम तमाम नेचुरल थिंग्स के लिए उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करती हैं। समुद्र का निकल आना और भगवान श्री राम से अपनी बात कहना, ये सब काव्य में मानवीय अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। अभी मैं इनके हिंदी के ही एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा था मानवीकरण अलंकार के। अब मैं आपको एक इसका इंग्लिश एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लव इज ब्लाइंड। मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव को ऐसे मानवीकृत किया गया है जैसे कि उसकी आंखें हैं और वो देख नहीं सकता है, ब्लाइंड है, उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये जो अवस्था है, यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मान लिया कि ये एक कोई जीवित है, इसमें सेंस है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, द मून वील्ड हर फेस। तो मून ने अपने फेस को वील्ड कर लिया है। ये आपका मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में हम उन्हीं डेड नॉन लिविंग थिंग्स को थोड़ा सा और आगे जा करके उनको पुकारने लगते हैं, उनको संबोधन देने लगते हैं। तो इस अवस्था में हम इनको संबोधन अलंकार कहा करते हैं। जैसे कि ओ कैप्टन, माई कैप्टन आपकी पोएम है, तो उसमें कैप्टन
अब्राहम लिंकन के लिए कहा गया है और वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनमें जीवन नहीं है, लेकिन उनको कवि पुकार रहा है और कह रहा ओ कैप्टन, माय कैप्टन। तो ये संबोधन अलंकार हुआ। हम एग्जाम्पल में यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, ओ डेथ। कम सून, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल है ये। ओ डेथ, अरे मृत्यु जल्दी आ। तो मृत्यु खुद में ही जीवन को नष्ट करने वाला कारक है और उसको ऐसे संबोधित किया गया है, ऐसे पुकारा जा रहा है कि जैसे कि वो जीवित है। तो जब हम डेड, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स को कॉल करने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, तो इनको संबोधन अलंकार कहा जाता है। फिर आता है आपका ऑक्साइमोरन। ऑक्साइमोरन में विरोधाभास होता है, बिल्कुल दो अपोजिट बातें कही जाती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ के दो ऐसे गुण एक्सप्लेन किए जाते हैं जो बिल्कुल आपस में बिल्कुल डिफर होते हैं। जैसे लाइफ इज अ बिटर स्वीट। हम सब जानते हैं बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट मीन्स होता है मीठा। जीवन कड़वी मिठास है, अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों का समावेश होता है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं, बिटर और स्वीट। तो ऐसे अलंकार को, ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स बिटर स्वीट इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो इस तरह के अलंकार के लिए इस अलंकार को हम क्या कहा करते हैं? विरोधाभास अलंकार। इंग्लिश में इसको कहा करते हैं ऑक्साइमोरन। नेक्स्ट आपका आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल काव्य का एक ऐसा अलंकार है जिसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। हमें वीरगाथा काल में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत उदाहरण मिलता है। हमारे ग्रामीण परिवेश में पहले आल्हा पढ़ी जाती थी, उसमें एक पंक्ति आती थी, बड़े बड़े चमचे हैं महुए के जिनमें 9 मन दार अमाए और बड़े खवैया महुए वाले 9 चमचन से कम न खाएं। अर्थात उसमें बात को बहुत बढ़ा करके कहा गया है कि बड़े बड़े चमचे, इतने बड़े चमचे हैं कि जिनमें 9 मन, लगभग आज के वेट के हिसाब से 4.5 क्विंटल के आसपास दाल आ जाती है। और इतने खाने वाले हैं महुआ में रहने वाले लोग, जो वहाँ के योद्धा हैं, वीर हैं, शूरवीर हैं, वो इतने उनकी खुराक इतनी ज़्यादा है, इतने सशक्त हैं, इतने बलवान हैं कि एक एक चमचे में 4.5 क्विंटल के आसपास दाल आती है और 9 चमचे से तो कम कोई खाता ही नहीं है। तो इस तरह से करीब करीब 40-45 क्विंटल दाल खा जाते हैं। फिर रोटी कितनी खाते होंगे, कितने सशक्त और कितने विशालकाय होंगे। ये बात जो काव्य में कही गई है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है जिसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है या फिर बहुत घटा करके कह दिया जाता है। तो इस तरह के अलंकार को हम हाइपरबोल कहा करते हैं। इसके लिए इंग्लिश में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी वेप्ट। She wept oceans of tears। इस सेंटेंस में आप देखेंगे वेप्ट मीन्स होता है रोने की सेकंड फॉर्म है वीप की। ओशंस समुद्र को, महासागरों को कहा जाता है। टीयर्स आंसू कहा जाता है। उसने समुद्रों आंसू रोए, अर्थात आंसुओं के समुद्र बना दिए, इतना रोए। तो ये एक बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है। इसी तरह से डेफोडिल्स पोएम में पोएट ने कहा है 10,000 I saw at a glance। मैंने एक नज़र में
10,000 देख लिए, ये संभव नहीं है। बात को बढ़ा करके कहा गया है, क्योंकि 10,000 आपने एक नज़र में देख लिए, आपने काउंट कैसे कर लिए कि ये 10,000 है। तो ये ना तो काउंटिंग एक नज़र में पॉसिबल है, ना ही आप एडामेंट होकर के कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनकी संख्या 10,000 है, एग्जैक्ट फिगर बताई जा रही है। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। उसके बाद में है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में ध्वनि का प्रयोग होता है, इसको हम ध्वनि अलंकार कहा करते हैं या ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। जैसे कि कैट्स म्यू, म्यू बिल्ली की आवाज को कहा जाता है, द कैट्स म्यू या कैट्स म्यू। इसी तरह से एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ग्रंट, ग्रंट, गोज, हॉग। हॉग पिग को कहा जाता है, सुअर को कहा जाता है कि सुअर घुर घुर करके चलता है। ये ग्रंट, ग्रंट जो है उसकी आवाज़ है बोलने की। तो जब ध्वनियों का प्रयोग होता है किसी काव्य में, किसी लाइन में, तो उसके लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच में, अलंकारों में ध्वनि सूचक अलंकार अर्थात ओनोमेटोपोइया कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम आपको इमेजेस डालेंगे और उनके एग्जाम्पल की इमेजेस डालेंगे, जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उन पर आपके ईयर्स भी दिए होंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स बोर्ड परीक्षा में किस किस ईयर में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पर आप लोग आज ही वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद कुछ एग्जाम्पल को अपनी कॉपी पर लिखकर, बोलकर, जिस तरह से भी पॉसिबल होगा उस तरह से आप अपने ग्रुप में अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।